क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है तो इस टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई करनी है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर दिया हुआ है किसके, ए बी के प्लस बी सी के प्लस सी ए के। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली टर्म लेफ्ट की फर्स्ट टर्म राइट की फर्स्ट टर्म के इक्वल है। तो अगर ए स्क्वेयर इक्वल है ए बी के तो वो कब होगी, एक ए से ए कैंसिल, जब ए इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा। अगर ए बी के इक्वल है तो फर्स्ट टर्म सेकंड के इक्वल हो जाएगी। सेकंड में देखिए बी इक्वल है बी सी के, बी स्क्वेयर इक्वल है बी सी के, तो यहाँ से क्या आया, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, और इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिला कि ए इक्वल है सी के भी। ठीक है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के। ठीक है, तो इस इक्वेशन का, ठीक है ना, ये जो कंडीशन आई है कि तीनों वेरिएबल इक्वल है, इसको हम जिस इक्वेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पे रखते हैं। पूरी इक्वेशन को मैं एक ही टर्म में लिख लेता हूँ। तो 11 ए की 4 एज इट इज रहेगा, 11 ए की 4 प्लस 13 बी की 4 है, इसको भी मैं ए की 4 रख लेता हूँ, प्लस 17 सी की 4 है, इसको भी 17 ए की 4 रख लेता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप देखिए 17 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, ये वाला बी का, इसको भी ए का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 17 ए की 4, फिर 9 ए की 4, फिर क्या है 17 सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर इसको मैंने ए स्क्वायर किया और बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर किया तो 15 ए की 4। तो ऊपर क्या आएगा, 41 ए की पावर 4 और डिनोमिनेटर में 41 ए की पावर 4। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया, 1। राइट, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है उसे आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है डी और ई क्रम से ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार बिंदु है कि डीई बीसी के समानांतर है और एडी और डीबी का जो रेशियो है वो 7:9 है। यदि सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं तो डीई एफ और सी बी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रायंगल है, राइट, नाम क्या है इसका, ए बी सी। ठीक है, और जो पॉइंट डी है और ई है, डी किसके किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। ठीक है ना, ए बी के ऊपर ये डी पॉइंट आ गया। ठीक है, और ई किसके ऊपर है, सी के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार है कि डीई जो है, ये पॉइंट ई है, डीई जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है, यानी डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, और एडी और डीबी का रेशियो है 7:9, यानी एडी 7 है तो डीबी कितनी है, 9। राइट, यदि सी डी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, यानी सी डी को मिलाते हैं, सी डी को मिलाएंगे, सी डी को मिलाएंगे यहाँ पे, सी डी और बीई को मिलाया और ये जो पॉइंट है ये क्या है, एफ। ठीक है, एफ पर काट दिया, हमें निकालना है। तो डी ई एफ मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, डी ई एफ और सी बी एफ यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका अनुपात, एरिया का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए जो ट्रायंगल ए डी ई है, ए डी ई है, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों, जो एंगल ए है वो कॉमन है। ठीक है, एंगल ए है वो क्या है, कॉमन है, और ये जो एंगल है वो, ये जो दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, संगत कोण। एंगल जो 3 है और एंगल 4 है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये भी संगत कोण है क्योंकि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है ना, तो यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। समरूप में क्या है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो जो ट्रायंगल ए डी ई है उसकी साइड कितनी है, 7। ठीक है, और ए बी सी की पूरी ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9, 7 और 9 16, यानी 7/16। ठीक है, ये रेशियो किसका बना, ए डी बाय ए बी का। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो ए ही है, ए ई बाय ए सी। ठीक है, किसके इक्वल होगा, बीई बीई बी सॉरी डीई डीई बाय बी सी। ठीक है ना, अब हमें इस रेशियो का यूज करना है। डीई की वैल्यू क्या आ गई, 7, और बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है ना,
अब आपको नई ट्रायंगल लेनी है जिनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ, वो भी सिमिलर रहेगी किसके, ट्रायंगल सी बी एफ, ठीक है ना। क्यों सिमिलर रहेगी, अब देखिए ये जो कोण है, ये वाले शीर्षाभिमुख कोण रहेंगे, ठीक है। एंगल जो बी है, ठीक है, बी ई के इक्वल रहेगा, एकांतर कोण है। एंगल जो डी है वो सी के साथ एकांतर कोण है, ठीक है ना। ये बराबर रहेंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेगी, सिमिलर रहेगी तो अगर एरिया का रेशियो निकालूं, यानी एरिया मान लीजिए डी ई एफ का एरिया ए वन है, ठीक है ना, और सी बी एफ का एरिया ए टू है, ठीक है ना, तो दोनों का जो एरिया का रेशियो रहेगा कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल रहेगा, ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग साइड वो ले लीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो मैंने ली, ये कौन सी है, शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, डीई, डीई मतलब 7, ठीक है ना। एरिया मैंने ऊपर A1 लिया है तो साइड भी मैंने उसी ट्रायंगल की ली है। डिनोमिनेटर में देखिए सी बी एफ की साइड कौन सी है, 16 वाली, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में मैंने क्या ले लिया, 16, इसके स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो एरिया का रेशियो निकालना था, कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है ना। तो 49/256 हमारा सही आंसर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी समान रूप से कुशल है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी इक्वल दी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, मतलब ए जो है एक काम 30 दिनों में करेगा, ठीक है ना। बी भी 30 दिनों में ही कर सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इक्वल है, बी की जितनी एफिशिएंसी उतनी ही ए की। तो देखिए ए और बी दोनों का टाइम सेम है, तो वर्क क्या मान लेता हूं मैं, एलसीएम वो भी सेम रहेगा, एफिशिएंसी भी सेम रहेगी, 1 1 यूनिट, राइट। आगे क्या पूछा है, ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ए ने सप्ताह के हर 4 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी ली। ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद यानी 4 दिन के बाद एक छुट्टी ली, ठीक है। जबकि बी ने हर 5 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी ली। बी ने क्या किया, 4 की बजाय 5 दिन काम किया, और उसने 5 दिन काम करने के बाद छठे दिन छुट्टी ली, ठीक है ना। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया था, तो काम किस तारीख को पूरा हुआ, देखिए। अब यहाँ पे कितना है, 4 दिन के बाद छुट्टी ली, और बी ने कितनी, 5 दिन के बाद। अगर मैं कहूँ कि 6 दिन के अंदर, फर्स्ट 6 डेज में, पहले 6 दिनों में ए ने कितनी छुट्टी ली, एक छुट्टी, ठीक है। और बी ने कितनी छुट्टी ली, एक छुट्टी, यानी दोनों की एक एक छुट्टी होगी। तो कितना यूनिट काम हुआ दोनों का, अगर मैं ए की बात करूं, पहले 6 दिनों में एक छुट्टी मार के 5 यूनिट काम उसने किया। और बी ने कितना किया, ए ने भी 5 यूनिट काम किया, कितने दिनों में, पहले 6 दिनों में। और बी ने भी पहले 6 दिनों में एक दिन की छुट्टी मारी, तो उसने भी 5 यूनिट काम किया। तो टोटल 6 दिनों में कितना यूनिट काम हो गया, 10 यूनिट, ठीक है। हमारा जो टोटल वर्क है, हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना यूनिट है, 30 यूनिट। तो 6 दिनों में 10 यूनिट काम हो रहा है, तो 18 दिनों में कितना काम होगा, 30 यूनिट, ठीक है ना। तो यानी टोटल समय कितना लगा काम को करने में, 18 दिन। और काम कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को शुरू हुआ, खत्म कब होगा, 18 जोड़ दीजिए यानी 18 अगस्त, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिज्या 6 इकाई और ऊंचाई 8 इकाई वाला एक शंक्वाकार तंबू कैनवस द्वारा बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता है, देखिए कोनिकल शेप का एक टेंट है, ठीक है ना, जो कैनवस से बनाना है, ठीक है। इसकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी है, 8 यूनिट। और जो त्रिज्या है, यानी ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, यानी ओबी की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 यूनिट, ठीक है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इक्वल होता है पाई आर एल बी, ठीक है। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट, यानी ए बी क्या है हमारी एल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बेसिक जो ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम में, वो होता है 3 4 5, ठीक है ना। ये वो ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अब इस पूरे ट्रिपलेट को 2 से गुना करिए तो मेरे पास क्या नंबर आएंगे, 6 8 और 10, ठीक है ना। ये जो ट्रिपलेट बना है ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए 6 और 8 तो हमारे पास है, 6 ये है 8 ये है, तो जो कर्ण रहेगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस, ठीक है ना, तो वो कितना रहेगा, 10। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 यूनिट, ठीक है ना। हमें एरिया निकालना था, वो कितना आएगा, एरिया आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 6, और एल की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 31, या फिर आप इसको एज इट इज 3.14 कर लीजिए, तो 14 6 84, ठीक है ना। तो 84 पॉइंट और 6 18,
ठीक है ना, इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 188.4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। ठीक है ना, ये सब में यूनिट स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही आंसर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 888 में जोड़ी गई वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे वह 35 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या भाग हो जाए। देखिए 888 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि पूरी संख्या 35 से भाग हो जाए। और 35 के फैक्टर क्या है, 35 के फैक्टर शतुपंज 35 यानी 5 और 7। ठीक है ना, यानी 888 में जो भी संख्या जोड़ेंगे, जो पूरी फाइनल जो संख्या आएगी वो या तो 5 से भाग 5 और 7 दोनों से भाग होगी। ठीक है ना, तो मैं पहले 5 के लिए चेक कर लेता हूँ। अब देखिए 888 का यूनिट डिजिट कितना है 8। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए संख्या का, या होना चाहिए 5। अगर पूरी संख्या का यहाँ पे जो संख्या आएगी अगर उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से भाग होगी। अभी जो 888 का यूनिट डिजिट कितना है 8, इसको 0 और 5 बनाने के लिए 8 में मैं क्या जोड़ सकता हूँ, या तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 7, कोई ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 7, और या फिर क्या हो 2, क्योंकि 2 जोड़ने पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, और 7 जोड़ने पे 8 और 7 15। ऑप्शन में आप देखिए यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं, 2 भी है, 3 है, 0 है, 1 है, 7 नहीं है, तो मतलब 7 पे तो चेक नहीं करेंगे। 2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, कैसे है वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही मैं 22 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास कितना आता है 910। ठीक है, ये ये 35 से भाग है, यानी इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, क्या ये 5 से भाग है, क्या ये 7 से भाग है। ठीक है, 5 से तो ये भाग होगा क्योंकि पहला जो यूनिट डिजिट है 0 है, और 7 से कितना होगा 13 7 91। ठीक है, तो 13 0। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर का वर्ग 324 है, यानी संख्याएं मैंने मान ली x और y। ठीक है ना, x y से बड़ी है तो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कितना है 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का। ठीक है ना, 18 का स्क्वायर। ठीक है, यानी किसके बराबर आ गया x माइनस वाई का डिफरेंस है उसके स्क्वायर की। तो यहां से मुझे क्या मिला x माइनस वाई किसके इक्वल है 18 की। ठीक है, फिर क्या बोला है, जबकि इन दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल 144 है, यानी x इंटू वाई किसके इक्वल है 144 के। ठीक है, 144 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यानी 12 गुना 12, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 2 गुना 2, फिर से 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है ना, ये फैक्टर हो गए। तो मुझे कोई दो नंबर बनाने हैं इससे जिसका डिफरेंस क्या हो 18 हो, तो यहाँ से क्या बनेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 24, और ये इनकी गुना। देखिए दो नंबर क्या बनेंगे 12 दूनी 24, 24 गुना 6। ठीक है ना, 24 गुना 6 किसके इक्वल आ गया 144, यानी जो ये दो नंबर हैं वो क्या बनेंगे 24 और 6, क्योंकि डिफरेंस कितना है इनका 18 है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24 और y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो हमसे पूछा है इन दोनों दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, एक्स स्क्वेयर कितना है 24 का स्क्वेयर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वेयर है 6 का स्क्वेयर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 का स्क्वेयर कितना है 576, और 6 का स्क्वायर 36, तो 540 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए केवल पहले 2 दिन और अंतिम के 2 दिन कार्य करता है, शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है वो कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, मैंने मान लिया काम भी 15 ही था। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 1 यूनिट। अब ए ने पहले 2 दिन काम किया और अंतिम 2 दिन काम किया, तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया 4 दिन। 4 दिन में उसने कितना यूनिट काम कर लिया 4 यूनिट, क्योंकि वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था। तो 4 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है 11 यूनिट। 15 में से 4 घटा दिया 11 यूनिट। इस बचे हुए काम को
बी ने किया, बी द्वारा किया गया, और टोटल काम को करने में समय कितना लगा, 20 दिन। 20 में से 4 दिन तो ए ने काम किया। तो अगर मैं रिमेनिंग डेज देखूं, 20 - 4 यानी 16 दिन किसने काम किया, बी ने। तो बी ने काम कितने दिन किया, 16 दिन, और उसने इन 16 दिनों में कितना काम किया, 11 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 11/16। हमसे पूछा है ए प्लस बी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो करेंगे कितने दिन में, दोनों की एफिशिएंसी जोड़िए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 16 और 11 27, 27/16 आ गया एफिशिएंसी। हमसे पूछा है कितने दिनों में काम करेंगे, यानी टाइम पूछा है, किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क यानी 15 और बटे टोटल एफिशिएंसी यानी 27, 16 ऊपर गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पे कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 16 × 5 = 80, 80/9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, 80/9, यानी ऑप्शन जो 3 है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, बोर्डमोस के रूल के अकॉर्डिंग ऑफ को ब्रैकेट के अंदर ऑफ को सोल्व करेंगे। तो 25 को 12 से गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 300, और 300 के भाग में कितना है, 30, यानी इस ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आएगा, 10, ठीक है। फिर 5 की पावर 4 है, तो यानी ये कितना हो गया, 625, ठीक है। भाग फिर इस ऑफ को सोल्व करेंगे, 125 की 5 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 625। तो 625 भाग 625, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो अब लिखता हूं मैं, सबसे बाहर कितना दिया हुआ है, 51, भाग ब्रैकेट के अंदर कितना आया, 25, ये पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है, प्लस 10 ब्रैकेट सोल्व करके आया, माइनस पीछे वाली जो ब्रैकेट थी उसको सोल्व करके 1 आया, ठीक है ना, ये 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 51/25, और 10 35, 35 में से 1 घटाएंगे 34, ठीक है, 17 पे कट जाएगा, 17 × 51, 17 × 2 = 34। तो 3/2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ऑफ 5x - 25 डिग्री इक्वल है cos ऑफ 5y + 25, ठीक है, जहां ये दोनों ही एंगल क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो x + y का मान क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, साइन और cos दोनों कब बराबर होते हैं, जब एंगल जो है वो 45 डिग्री हो, ठीक है, मतलब यानी 5x - 25 डिग्री किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 राइट हैंड साइड में जाके जुड़ जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप देखिए कोस का क्या एंगल है, 5y + 25, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 45 के। तो यहाँ से 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 डिग्री। तो हमसे पूछा था x + y कितना होगा, तो 14 + 4 किसके इक्वल आ गया, 18 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए इसे 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, देखिए, ए और बी मिलके काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। बी और सी काम को करते हैं 12 दिनों में, और सी प्लस ए काम को करते हैं 6 दिनों में, ठीक है। एलसीएम देखिए क्या रहेगा इसका, इनका एलसीएम रहेगा 60, ठीक है ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट आ जाएगी, 60/10 यानी 6 यूनिट, बी और सी की 5 यूनिट, और सी और ए की कितनी एफिशिएंसी आएगी, 60/6 यानी 10 यूनिट, ठीक है। ए अकेले ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना है, तो करिए क्या, तीनों की एफिशिएंसी जोड़े तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की एफिशिएंसी का 2 गुना कितना आ जाएगा, 15 और 6 21 यूनिट, ठीक है ना। और इस 2 से डिवाइड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 21/2 यानी 10.5, ठीक है। हमें तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, यानी इस बी और सी की जगह मैं 5 रखूंगा तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, 10.5 में से 5 घटाऊंगा यानी 5.5, यानी 5.5 आ गया ए की एफिशिएंसी। हमें निकालना है ए काम को कितने दिनों में करेगा, काम टाइम निकालना है ए का, टाइम ऑफ ए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है, 60, और एफिशिएंसी कितनी है, 55, ठीक है ना। 55 को आप क्या करिए, सॉरी 5.5, तो डेसिमल हटाएंगे तो जीरो ऊपर चली जाएगी, यानी 600/55, ठीक है। 5 पे काटेंगे
120 और यहाँ पे 5 पे काटेंगे 11। ठीक है, यानी 120/11 मेरा क्या आ गया आंसर। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टॉफी कंपनी दो अलग अलग स्वाद यानी एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। ठीक है, एक्स और वाई फ्लेवर की दो टॉफी तैयार करती है। 4 वर्षों की अवधि में दो स्वादों का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में व्यक्त किया गया है। यानी जो टॉफी तैयार की है दो फ्लेवर की, तो 4 ईयर का, यानी 4 ईयर का जो डाटा है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कलर कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स को, और जो ऑरेंज है वो वाई को। ठीक है, पूछा क्या है, 2017 और 18 में फ्लेवर एक्स के औसत का उत्पादन और 2019-20 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। तो पहले 2017 और 18 में एक्स का उत्पादन कितना हुआ था। तो जो ये वैल्यू दी हुई है ना, ये वैल्यू जो दी हुई है ये क्या है, 1000 में। ठीक है, तो पहले एक्स नीले को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2017 और 18 में कितना उत्पादन हुआ, 20 और 20 40,000, यानी मैं इसको 40 ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 40 के। ठीक है, 40। ठीक है, तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 20। ठीक है ना, ये मेरा एवरेज आ गया। ठीक है, अब 2019, ठीक है, और 20 में वाई फ्लेवर की टॉफी का उत्पादन कितना था, 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, कितना हुआ, 52, 52/2 यानी 26, 26। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 26 माइनस 20 6। लेकिन सारी वैल्यू किसमें, हजार में है, तो 6 को 1000 से गुना करेंगे तो 6000 आ जाएगा। तो 6000 जो है मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलो से अधिक है और लेकिन 74 किलो से कम है। यानी राघव के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो उसका वेट कितना है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 64 किलो से अधिक है तो कितना हो सकता है, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है। ठीक है, 69 हो सकता है, 70 हो सकता है। ठीक है, 71 हो सकता है, 72 हो सकता है। ठीक है ना, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, 73 हो सकता है। ठीक है, 74 नहीं होगा, 74 से कम है, और 64 भी नहीं होगा, 64 से अधिक है, ये राघव के अकॉर्डिंग। फिर उसने क्या कहा, उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से अधिक है लेकिन 69 किलो से कम है। यानी उसकी जो सिस्टर है वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि 60 किलो से ज्यादा है और 69 किलो से कम है। उसकी माँ का मानना है 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है, अनुमान जो लगा रहे हैं चारों वो सही है, तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। देखिए, अगर सही सभी सही है तो राघव ने क्या बोला था कि मेरा वजन 64 किलो से अधिक होगा, तो 65 से 73 तक रेंज बन रही है। ठीक है, और उसकी सिस्टर ने बोला है कि 60 से ज्यादा होगा और 69 किलो से कम, यानी 69 से कम क्या बैठता है, 68। ठीक है, तो यानी 68 से आगे वाले के कौन कौन से हैं, 69, 70, 71, 72, 73, मैं काट दे रहा हूँ। 60 से ऊपर, लेकिन राघव तो बोल रहा है कि 65 या 65 से ऊपर। ठीक है, क्योंकि राघव ने बोला है कि 64 से ऊपर होगा मेरा वेट, और राघव अगर सही है तो इसका मतलब 60, 61, 62, 63, 64, ये भी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो रेंज बची वेट की वो क्या क्या बची, 65, 66, 67 और 68, ये रेंज बची हुई है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, उसकी जो माता जी है, राघव की माँ है। ठीक है, राघव की जो माँ है वो क्या बोल रही है, उसका मानना है कि जो राघव का वजन है 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 हो सकता है। ठीक है, तो उसने मैक्सिमम वेट के लिए बोला है कि 68 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, और वो भी सच बोल रहा है, तो मतलब 68 गलत हो गया। ठीक है, तो लास्ट में हमें कौन सा डाटा मिला कि राघव का वेट हो सकता है 65, 66, 67। हमसे पूछा है कि वो जितने भी संभावित वजन आए हैं उसका औसत निकालिए। ठीक है ना, औसत क्या रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये 66 है, ये 67 है, इसका एक जो है इसको दे दीजिए 65 को, तो तीनों ही 66 आ जाएंगे। तो एवरेज क्या आया हमारा, 66। ठीक है ना, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपए है।
सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है, यानी मार्क प्राइस कितना है, 4200 रुपए। और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। देखिए 5% का डिस्काउंट देगा तो वो कितने में अपनी वस्तु बेचेगा, 95% में। यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 4200 गुना 95%, यानी 4200 को 95%, यही है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया, ठीक है ना। किसके इक्वल आएगा, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस की। तो ये सेलिंग प्राइस जो हमने निकाला है किससे निकाला है, मार्क प्राइस से। अब राइट हैंड साइड में देखिए, यदि इसका लाभ, उसका लाभ 14% है तो पंखे का लागत मूल्य निकालिए। मैंने मान लिया लागत मूल्य एक्स था, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट हमें 14% चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का 114%, 114%, 114% का मतलब 114/100 क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में सेलिंग प्राइस मैंने मार्क प्राइस से निकाला है, राइट हैंड साइड में सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस से निकाला है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी एक्स से निकाला है, ठीक है। तो जो कटता है वो काट दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 पे काटिए, 5 और 7 57, ठीक है ना। तो 2100, ठीक है। 19 3 57, 19 5 95, 3 पे फिर कट जाएगा 700, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 700 गुना 5 यानी 3500 रुपए। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, स्टेट फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं, टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है, क्योंकि सही क्या होता है, सही होता है सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, साइन किसके बराबर है, टेंजेंट ए इंटू कोस ए, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ साइन ए किसके इक्वल दिया, और टेंजेंट ए को लिख सकता हूँ साइन बाई कोस ए, साइन ए बाई कोस ए इंटू कोस ए पहले ही गुना में दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल, तो साइन बराबर है साइन के, यानी सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, हालांकि पेपर में तो पहला ऑप्शन हमें गलत पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सही मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1 किसके इक्वल है, कोटेंजेंट स्क्वायर ए के, ठीक है, ये भी सही है। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा था तो मैंने करेक्ट कर लिया, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, कोस ए दिया हुआ है इनटू सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1/कोस के, 1/कोस के किसके इक्वल दिया, 1 के, कोस से कोस कैंसिल, यानी 1 बराबर है 1 के, ठीक है। यानी फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, मेरा मतलब फोर्थ भी सही है। हमसे पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक्स वाई जेड ट्रायंगल में एक्स वाई बराबर है 4 और एक्स जेड बराबर है 5, तो क्याऊ जो है एक पॉइंट है जो वाई जेड पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स क्याऊ एक्स को समद्विभाजित करता है। देखिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई कितना दिया हुआ है 4 और एक्स जेड दिया हुआ 5, ठीक है। क्याऊ वाई वाई जेड पर एक बिंदु इस प्रकार है, मान लीजिए पॉइंट क्याऊ है, ठीक है, वाई जेड पे वो इस प्रकार है कि ये एक्स क्याऊ एक्स को, यानी एक लाइन है एक्स क्याऊ एक्स को क्या करती है, समान 2 भागों में बांटती है, यानी समद्वि विभाजित करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। जब एंगल समद्विभाजित हो तो याद रखें आप कि ये जो दो साइड हैं इनका रेशियो, और जिस रेशियो में क्यू पॉइंट ने वाई जेड को बांटा है दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, यानी एक्स वाई का रेशियो इसके साथ एक्स जेड के साथ किसके इक्वल हो जाएगा, वाई क्यू बाय क्यू जेड, ठीक है ना। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4 दी हुई है, और एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 5, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो, ठीक है। तो यही आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है, यही चीज निकालनी थी। तो 4:5 यानी ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई मीटर में क्या है। देखिए एक ट्रेन है ए, ये एक ट्रेन है जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और सेम डायरेक्शन में जो बी ट्रेन है
ठीक है, उसकी जो स्पीड है 34 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है ना। तो जब देखिए दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो ट्रेन ए बी से आगे निकल जाएगी, और वो जब बी को 25 सेकंड में पार करेगी तो वो कौन सी डिस्टेंस कवर करेगी, ए और बी दोनों की, ठीक है ना। जो ए और बी की जो लेंथ है ट्रेनों की, उस लेंथ को कवर करेगी, ठीक है। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव। और रिलेटिव स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, ठीक है ना। किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आएगी 70 माइनस 34, तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 36 किलोमीटर पर आवर टाइम सेकंड में दिया है और लंबाई मीटर में निकालने के लिए बोला है, तो इसको किससे गुना करेंगे, 5/18 से, जिससे ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, ठीक है ना स्पीड। तो 18 दूनी 36, यानी 10 मीटर की दूरी वो 1 सेकंड में तय की उन्होंने, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी है 10, और टाइम कितना लगा 25 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ बोथ ट्रेन किसके इक्वल आ जाएगी, टाइम गुना स्पीड, ठीक है। टाइम कितना 25 सेकंड, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टोटल आ जाएगी 250 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव के दौरान एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 85% लोगों ने वोट डाला। मतलब मतदाता सूची में जितने लोग थे 85% ने तो वोट डाल दिया। डाले गए 10% वोट क्या थे, अवैध थे, मान्य नहीं थे। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे और धर्म को 1,37,700 वैध वोट मिले, तो कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत धर्म को मिला। देखिए टोटल वैध वोट, टोटल मतदाता सूची में वोट कितने हैं, वो है 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख दिए हुए हैं, और इन्हीं 3 लाख का 85% वोट डले, यानी 3 लाख का 85% यानी 85/100, इतने डले। और इतने में से 10% क्या थे, अवैध, और वैध कितने थे फिर 90%। तो यानी ये जो वोट डले हैं इसका 90% क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी वैलिड वोट की संख्या, वैलिड वोट, ठीक है ना, ये आ गया हमारा वैलिड वोट। तो दो और दो 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो से कट जाएंगी, ठीक है ना। तो वैलिड वोट कितने आ गए, 30 गुना 85 गुना 90, ठीक है। धर्म को वैलिड वैलिड वोट का कितना मिला है, 1,37,700। तो कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत धर्म को मिला, ठीक है ना। वैलिड वोट का प्रतिशत निकालना है कि धर्म को कितना मिला, तो वो किसके इक्वल आएगा, धर्म को कितने वोट मिले 1,37,700 बटे टोटल वैलिड वोट वो कितने हैं 30 गुना 85 गुना 90, और परसेंटेज के लिए गुना में 100, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए ये, ठीक है। और इसको करिए 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पजे 15, 3 निमे 27, एक आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से देखिए 9 पे कटेगा, 9 पजे 45 और 9 एकम 9, ठीक है। 17 पे काटिए, 17 तिये 51, 17 पंजे 85, ठीक है। फिर 5 पे काटिए 20, यानी कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, 20 तिये 60%, 60% हमारा आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस तरह की क्वेश्चन में आप थीटा की वो वैल्यू रखिए जिससे एक आध टर्म क्या है जीरो हो जाए। तो मैं क्या रख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू जीरो, मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो रख रहा हूँ। जैसे ही जीरो रखूंगा तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो, तो ये वाली टर्म तो कट गई, मतलब जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है ना। तो ये टर्म क्या बची, कोस वाली एक, और यहाँ भी कोस वाली एक, ठीक है ना। तो 12 गुना 1 यानी 12 प्लस 18 गुना 1 यानी 18, आंसर क्या आ गया 30, राइट। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर में एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो पी क्यू आर है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पी क्यू आर, राइट। फिर क्या है, आगे क्या कहा गया है कि एस कोई पॉइंट है किसके ऊपर, चाप क्यू आर पे, ठीक है। यानी एस कोई पॉइंट है, ये एस है, ठीक है। ये क्यू आर क्या है, ये एक चाप है, यानी एस क्यू आर पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो हमसे पूछा है एंगल निकालिए कौन सा, पी एस क्यू, यानी एंगल पी एस क्यू निकालने के लिए हमें पी और एस को और क्यू और एस को मिलाना पड़ेगा, यानी ये एंगल निकालना है, ठीक है।
सबसे पहले आप देखिए पी क्यू आर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर रहती हैं और तीनों ही एंगल क्या रहते हैं, 60 डिग्री के। तो ये एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री का। जो एंगल हमें निकालना है वो भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। तो आप कहोगे कैसे? देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि एक चाप द्वारा, मान लीजिए इस यहाँ पे चाप देखिए कौन सी है, पी क्यू। तो एक चाप द्वारा एक सर्कल में एक साइड, यानी एक साइड या तो इस चाप के इस साइड देख लीजिए या फिर इस साइड। तो एक साइड सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये एक चाप है, चाप क्या है, पी क्यू। ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले आधे भाग में, आधा तो नहीं है, आधे से ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो जो ऊपर वाला भाग है उसमें सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाऊंगा, ठीक है ना, तो जितने भी एंगल रहेंगे वे सारे के सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, ये एंगल सारे इक्वल रहेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो क्यू और एच एंगल है वो पी क्यू चाप के इस वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में है। ठीक है ना, तो इसका मतलब दोनों एंगल बराबर रहेंगे। आर एंगल 60 डिग्री है तो एस एंगल भी 60 डिग्री रहेगा। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई तालिका एक स्कूल में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। यानी 5 स्टूडेंट है, ठीक है, और 5 ही क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या, उनके मार्क्स। पूछा क्या है, परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत निकालिए। देखिए कुल प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, उसने जितने भी अंक लिए हैं, ये देख सकते हो आप फर्स्ट रो में, ठीक है, जितने भी अंक लिए हैं हमें उसका सम करना पड़ेगा। डिवाइड में कितने में से अंक लिए हैं, तो 100, 200, 300, 400, 500, यानी 500 से डिवाइड करना पड़ेगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, करिए क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सम सम बटे यानी पूरे जितने भी डिजिट थे, जितने भी नंबर हैं, यानी अलग अलग एग्जाम में, उसको 5 से डिवाइड करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। तो पहला है इंग्लिश, इंग्लिश में उसने कितने लिया, 67। 5 से काटूंगा तो 13 पंजे 65, यानी 13 तक तो ये कट जाएगा, 13 तक तो कट गया, 13 पंजे 65, दो क्या आ गया, रिमाइंडर। दो रिमाइंडर है। 70 पूरा 14 पे कट रहा है तो 14 पंजे 70। ठीक है। 64 क्या है, 12 पे कट रहा है, 12 पंजे 60 और 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है। 55 क्या है, 5 पे कट रहा है, 11 आ जाएगा। ठीक है। 75 क्या है, 15 पे 5 पे कट रहा है तो 15 आ जाएगा सीधा। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए 13 और 14 कितने होते हैं, 27, 27 और 12 39, 39 और 11 50, 50 और 15 65, 65 तो ये आ गया प्लस। ठीक है। रिमाइंडर देखिए 2 और 4 कितने होते हैं, 6। 6 को भी 5 से करना पड़ेगा, जब सभी नंबरों को 5 से भाग किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। और ये जो 6 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 बार, तो एक बार से चला जाएगा। ठीक है, एक बार तो चला गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, एक, 1/5। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 66 के में कुछ ना कुछ ऐड होगा, यानी 66 पॉइंट समथिंग आएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो सही है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। यानी एक्स अगर 1500 मीटर दौड़ रहा है तो वाई कितना दौड़ेगा, 1400। ठीक है ना, दोनों का रेशियो क्या आ गया, डिस्टेंस कवर की इन दोनों ने। एक्स ने अगर 1500 की है तो वाई ने कितनी की, 1400। फिर क्या है, एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है उसी दौड़ में। ठीक है ना, अगर एक्स और जेड दौड़ते हैं तो एक्स अगर 1500 दौड़ रहा है तो जेड कितना, यानी 1500 में से 240 घटाएंगे 1260। ठीक है। हमसे पूछा है उसी दौड़ में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, यानी वाई जो है वो जेड को कितनी दूरी से हराएगा। देखिए अगर मैं दोनों रेशियो को कंपेयर करूं तो दोनों में एक्स एक्स बराबर है। ठीक है, तो वाई जेड में हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यानी 1400 वाई और जेड कितना है, 1260। ठीक है, तो जो कटता है उस पर काट के 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, रेशियो में कट जाता है। और इस, इसको काटेंगे तो 14 में क्या होता है, 126, 14 दाए 140। ठीक है, तो अगर y 10 यूनिट दौड़ता है, ठीक है, या 10 मीटर, तो z कितना दौड़ेगा, 1 मीटर। तो y ने z को कितने से हराया, 1 मीटर से। ठीक है, बट एक्चुअल में जो दौड़ है वो 10 मीटर ना होकर के कितनी है, 1500। ठीक है ना, तो 1500 10 का कितना गुना है, 150 गुना। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो y है z को 1 मीटर से ना हरा करके 150 मीटर से हराएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर, ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि
120 मीटर कपड़े की कीमत 9600 रुपए है, तो 147 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? देखिए 120 मीटर कपड़े की कीमत 9600 है, तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी? 9600 बटे 120। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 पे 12 अट्ठे 96। ठीक है, यानी 1 मीटर की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 मीटर की कीमत होगी 80 रुपए। ठीक है, 147 की निकालनी है, तो 147 गुना 80। ठीक है, तो गुना कर दीजिए। 8 सतु 56, 5 कॉमन, 8 8 सौ के 32 और 5 37, 3 कॉमन, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, और पीछे एक जीरो, 11,760 रुपए हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर है, 11,760। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि x प्लस 1/x 5 के इक्वल है और x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का मान निकालिए। देखिए x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 किसके इक्वल होता है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, राइट। अब जो वैल्यू दी हुई है और जो निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? दिया हुआ है गुना। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है कि जो वैल्यू दी हुई है इसको मैं k मान लेता हूँ, 5 को मैंने k माना, तो फॉर्मूला क्या है? k का स्क्वायर माइनस का 4। तो यानी k की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ जाएगा? यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अंडर रूट ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 21। ये कितना आ गया? इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 21। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 1/x किसका फॉर्मूला होता है? k स्क्वायर माइनस का 2। तो k की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना आ गया? 23, यानी गुना 23। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आया है हमारा? 23। तो आप x स्क्वायर को a मान लीजिए, तो a प्लस 1/a कितना है? 23। तो हमें क्या निकालना है? x की 4 प्लस 1/x की 4। इसको मैं एक ही टर्म में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? इस 23 को आप मानिए, आपने के माना था, इसको आप x आप मान लीजिए के की जगह आप कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए, जैसे उसमें कैपिटल के था, इसमें स्मॉल के मान लीजिए। तो स्मॉल के का स्क्वायर माइनस का 2, यानी स्मॉल के कितना है? 23, 23 का स्क्वायर। ठीक है, 529, और उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 527। ठीक है, अब आपको आगे सोल्व नहीं करना, वो आगे क्या होगा, मतलब कि अगर हम कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, गुना करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा समय भी खराब होगा और थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो आप देखिए अंडर रूट 21 तो 4 ऑप्शन में है। ठीक है, चारों के 4 ऑप्शन में। तो आगे के जो नंबर है हम उसका डिजिट सम निकालते हैं। तो 527 का डिजिट सम क्या है? 2 और 7 काटेंगे 9, तो डिजिट सम आ गया 5 गुना 23 का डिजिट सम 3 और 2 5, इसका डिजिट सम 5 आया है, और 5 का तो 5 है। तो तीनों 500 को गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 125। और यहाँ पे डिजिट सम कितना आया? 5 और 2 7 और 1 8, डिजिट सम 8 है। यानी जो मेरे 4 ऑप्शन है उसका जो डिजिट सम आएगा उसका भी 8 होगा। तो मैं पहला ऑप्शन देख रहा हूँ, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा? 8। तो डिजिट सम कितना आ गया? 8। 12 दूसरा ऑप्शन है, 6 और 6 12 और 1 13 और 5 18, यानी ये 9 से पूरा भाग हो रहा है, डिजिट सम कितना आ गया? 0। तीसरे ऑप्शन में 6 और 7 13, 13 और 5 18, डिजिट सम कितना आया? 0। चौथे ऑप्शन में 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20, डिजिट सम कितना आया? 2। ठीक है ना, क्योंकि 20 कैसे आया है? 9 दूनी 18, 18 तो एज इट इज हो जाएगा, अब 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आप देखिए 4 ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना है? 8। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्षों में 9500 की राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,780 हो जाएगी? देखिए टाइम निकालना है, वो किसकी इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या जाएगा? 11,790 में से 11,780 में से 9,500 घटाएंगे तो 280, और फिर 11 माइनस 9 यानी 2, 2280 तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इंटू 100 बाय पी प्रिंसिपल कितना है? 9500। ठीक है, इंटू रेट कितना है? 8। ठीक है, टाइम निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये 2 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? वैसे इसको पहले क्या करिए, 5 से काट लीजिए। 5 चौके 20। ठीक है, 5 पंचू 25, 5 6 30। ठीक है,
ये 19 पंजे 95। अब क्या करिए, 8 पे काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंजू 40, 8 सत्तू 56, 57। फिर 19 पे कटेगा, 19 3 57। ठीक है, तो टी कितना आ गया, 3 ईयर। ठीक है ना, 3 वर्ष हमारा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी को 2,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का नुकसान होता है, इसे 3,000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखिए, जब 2,000 रुपए में बेची तो लॉस कितना था, 20%। यानी घड़ी को कितने में बेचा, पोस्ट प्राइस के 80% में घड़ी को बेचा। यानी पोस्ट प्राइस का 80% किसके इक्वल आ गया, 80% मतलब 80/100 किसके इक्वल आ गया, 2,000 रुपए के। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 5। फिर 4 पे काटूंगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, जीरो जीरो, यानी पोस्ट प्राइस आ गया मेरा 2500। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसे 3,000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। अब सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस कितना है, 3,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया, 500। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, वो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 500 का, 500 बटे पोस्ट प्राइस कितना है 2500। ठीक है, गुना 100। ठीक है, 500 पे काटेंगे, 500 पंजे 2500, और 5 से काटेंगे 20, यानी 20% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है।